हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8वीं क्लास की जो वर्कशीट नंबर 13 है और सामाजिक विज्ञान विषय की है उसको पढ़ेंगे और उसके जो प्रश्न हैं उसको सॉल्व करेंगे। ये आपकी वर्कशीट 9 नवंबर के लिए है और यहाँ पे ऐसा आपको पता है, आपको अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें हमने जो वर्कशीट थी, हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने कंपनी के बारे में पढ़ा था। जो कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, प्लासी का युद्ध कैसे हुआ था और उसके क्या परिणाम थे, प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला क्यों हार गया था, वहाँ तक हमने पढ़ा था। आज उसी के आगे है कंपनी का फैलता शासन। अब इसमें यह है कि प्लासी के युद्ध के बाद कैसे कंपनी ने अपने शासन को कलकत्ता से, जो वहाँ पे उनकी कंपनी थी, वहाँ से पूरे भारत देश में धीरे धीरे फैलाने लगे। उसके लिए उन्होंने क्या क्या नीतियाँ बनाई, कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, क्या उनके परिणाम रहे और कैसे पूरा उनका शासन फैला पूरे भारत में, इस पर हम पढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आरंभिक काल पे चलते हैं। 1900 बक्सर की लड़ाई 1764। अब इसमें पढ़ते हैं कि बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि, जिन्हें रेजिडेंट कहा जाता था, तैनात कर दिए। अब बक्सर की जब लड़ाई हुई 1764 में, तो कंपनी ने क्या किया, जितनी भी भारतीय रियासतें थीं उन पर अपना एक, वहाँ पर उनके दरबार में अपना एक रेजिडेंट रखना शुरू कर दिया। रेजिडेंट क्या होता था? ये कंपनी का राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होता था। यानी वहाँ का राजनीति में क्या हो रही है, यानी कहने का ये समझ सकते हो कि एक एजेंट होता था जो उस रियासत में रहता था और वहाँ की सारी बात न, व्यावसायिक मतलब क्या क्रियाकलाप चल रहे हैं, किस दूसरी रियासत से या गठजोड़ कर रहा है, उसके राजनीतिक क्या तंत्र चल रहा है, ये सब की सूचना वो रेजिडेंट अपने पास रखता था और कंपनी को देता था। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट का पूरा ही काम होता था कि उस रियासत में कैसे कंपनी का हित साधा जाए, उसके लिए वो रहता था और उसी को आगे बढ़ाता था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देने लगे थे। अब जैसे किसी दरबार में कोई रेजिडेंट है तो वहाँ के जो राजनीतिक मामले थे, जो दरबारी मामले थे और उनके जो आंतरिक मामले थे, उसमें वो रेजिडेंट दखल देता था। यानी किसको राजा बनना है, किसके साथ संधि करनी है, क्या कैसा उनका शासन व्यवस्था हो, बहुत सारी चीज़ें वो दखल देते थे। जैसे कि आपको पता है कि एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि हमारे यहाँ जैसे रियासतें होती थी तो राजाओं के कई सारी बीबियाँ होती थीं, कई सारे बच्चे होते थे। तो राजा के मृत्यु के बाद या राजा बीमार हो जाए तो कौन राजा बनेगा, तो उनकी जो महारानियाँ होती थी उनके बेटों में भी बहुत सारे षड्यंत्र शुरू होता था। तो रेजिडेंट अपने हिसाब से कि कौन कंपनी का सबसे अच्छा पिट्ठू रहेगा, कौन कंपनी का जो शासन है उसको सबसे ज़्यादा सहयोग करेगा, उसको सबसे ज़्यादा सहूलियत देगा, उसको वो बनवा देते थे। तो इस प्रकार से इनका ये काम होता था। यानी अगला राजा कौन होगा, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, किसको किस पद पर बिठाया जाए, ये चीज़ें कंपनी के अफसर अब तय करने लगे थे। ये हो गया रेजिडेंट का क्या काम होता था या रेजिडेंट क्या होता था, ये हमने समझा। अब आगे, कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि थोप दी। अब सहायक संधि क्या है, इसको हम समझते हैं कि जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, यानी जो रियासत जो है, जो सहायक संधि होती थी, इसको मान लेती थी, उसे क्या करना पड़ता था, उसे अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं रहता था। यानी कोई रियासत, मान लीजिए कि अवध की एक रियासत है या कोई एक रियासत है, अगर उसने सहायक संधि पर, अंग्रेज़ों की सहायक संधि पर क्या बोलते हैं कि हस्ताक्षर कर दिया, तो अब वो सेना नहीं रख सकती। फिर क्या होगा, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। यानी सेना अपनी सुरक्षा के लिए रखते थे, तो कंपनी कहती थी कि अब आप सेना नहीं रखोगे, आपकी सुरक्षा कंपनी देखेगी। यानी ये मान लो कोई राज्य है और इसने क्या किया, इस राज्य ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया, तो अब इसकी सुरक्षा कौन देखेगी, कंपनी। और इस कंपनी का जो है खर्चा कौन देगा, ये राज्य देगा। अब समझ लीजिए इससे क्या हुआ, सेना के रखरखाव के लिए भारतीय शासन कंपनी को रकम देते थे। अगर भारतीय शासन रकम देने में चूक गए तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी हड़प लेती थी। अब देखिए, समझ गए कि नहीं,
तो कंपनी ने कैसे इसमें चाल चली, अब समझिए इसको और विस्तार से। एक उदाहरण दे रहे हैं कि रिचर्ड बेयरली गवर्नर जनरल था। अवध का नवाब 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वो सेना के लिए रकम अदा करने में चूक गया। इसी आधार पर हैदराबाद में भी इलाके छीन लिए गए। अब सहायक संधि में क्या होता था, जैसे कि मान लीजिए कि अवध का शासक है, अब इसे सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर लिया, यानी इसकी सेना हट गई, इसके पास सेना नहीं है, इसकी सुरक्षा कौन देख रहा, अंग्रेज, यानी सेना किसकी, अंग्रेज की। अंग्रेजों ने सबको क्या कर दिया, एक उन्हें गारंटी देना होता है कि भैया तुमको सुरक्षा होगी तो हम तुमको सेना देंगे, लेकिन हमारी सेना रखने का पैसा कौन देगा, तुम। तो ऐसे अगर 10 राजाओं ने, 10 रियासतों ने अगर इनसे समझौते कर लिए, यानी इनके पास 10 सेना की टुकड़ी हो गई, सेना ये रख रहे हैं, खर्चा ये दे रहे हैं, अंग्रेज़ों को क्या है, मज़ा है, वो अपना राज्य फैला रहे हैं। यानी दिमाग लगा के उन्होंने भारत में कैसे अपना शासन बढ़ा लिया। ये अंग्रेज़ों का एक मतलब माइंड गेम जो खेला कि भारतीय राजाओं में फूट डाल डाल के और उनको आपस में लड़ा के, उनको सुरक्षा का वादा करके, उन्हीं से पैसा लेके अपनी सेना बढ़ा ली। आगे ये सहायक संधि के माध्यम से हुआ। तीसरा है सीधी लड़ाई। कई जगहों पे उन्होंने जो सहायक संधि नहीं माने उनसे क्या किया, लड़ाई शुरू की। जैसे आरंभिक वर्षों में शक्ति अर्जित करने के बाद जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। इसे हम निम्न 2 उदाहरणों में समझ सकते हैं। यानी जहाँ पे उसका प्रत्यक्ष टकराव हो गया और कंपनी को लगा कि उसके राजनीतिक और आर्थिक हित खतरे में पड़ रहे हैं, तो उसने क्या किया, युद्ध किया। जैसे कि मैसूर, हैदर अली जो 1761 से 82 तक में था, और विख्यात उसका पुत्र जो टीपू सुल्तान था, 1782 से 1799 तक मैसूर का राजा था। इन दोनों से जो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के युद्ध हुए। शक्तिशाली शासकों ने नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। अब एक चीज़ ये समझ लीजिए कि ये पूरा है, तो मालाबार जो तट था वो मैसूर राज्य के अंतर्गत आता था। मालाबार तट जो ये वाला हिस्सा है भारत का, इसे मालाबार तट बोलते हैं। अब मैसूर पूरा राज्य ऐसे ऐसे होता था। ये पूरा मैं मतलब एक अनुमान में आप लोगों को बता रहा हूँ, जो चूँकि 8वीं क्लास के बच्चे हैं, आप अपने मैप में देखोगे तो इस तरह से है। और आपको पता है कि जो इलायची होती है और मसालों की खेती सबसे ज़्यादा केरल में होती है, कि ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे होती है, जो पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट की हैं, और यहीं से मसाले यूरोप जाते थे। तो पूरा नियंत्रण किसका होता था, ये मैसूर राज्य में आता था। और जो मालाबार का यहाँ देखते हैं, पढ़ते हैं, मालाबार के तट से होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी, क्योंकि ये काली मिर्च और इलायची यहीं से खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में बड़े पैमाने पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को काली मिर्च और इलायची के निर्यात को रोक दिया। अब टीपू सुल्तान ने क्या किया, उसने कहा कि हमारे अंतर्गत जो बंदरगाह आते हैं वहाँ से काली मिर्च और इलायची की निर्यात अंग्रेज़ों को नहीं होगा। अब उनको गुस्सा आ गया अंग्रेज़ों को। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। 2 कारण हो गए उसका, कंपनी का क्यों टकराव हुआ। तीसरा है, सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित किए, क्योंकि उस समय दक्षिण भारत में फ्रांसीसी और ब्रिटिश दोनों, एक जो यूरोपीय शक्तियाँ थी, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थी। यानी फ्रांसीसी और ब्रिटिश जो है एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थी। इन दोनों की लड़ाइयाँ हुआ करती थी। ये चाहते थे कि ये इलाके इनके अंतर्गत आ जाएं, ये जीत ले किसी तरीके से अपने में मिला ले, और अंग्रेज़ चाहते थे कि वो अपने में मिला ले। और इसीलिए क्योंकि अंग्रेज़ों को वो प्रतिद्वंदी अपना दुश्मन मानता था टीपू सुल्तान, अतः उसने क्या किया, फ्रांसीसियों से अपना घनिष्ठ संबंध विकसित किया और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। यानी अपनी सेना में गोले बारूद और ऐसी चीज़ें उसने लाने का प्रयास किया। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। यही जो 3-4 जो कदम थे, इनसे अंग्रेज क्या हो गए, आग बबूला हो गए। अब मैसूर के साथ अंग्रेज़ों के 4 बार यानी 4 युद्ध लड़े। पहला प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक, दूसरा 80 से 84 तक, तीसरा 1790 से 92 और चौथा 1799। ये 4 युद्ध मैसूर के अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच 4 युद्ध लड़े गए। ये हुआ, और अंतिम युद्ध जो था वो श्रीरंगपट्टम की जंग थी। इसमें टीपू मारा गया
और मैसूर राज का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। जब टीपू सुल्तान मार दिया गया तो वहाँ का पुराना एक वोडियार वंश था, वहाँ के एक ऐसे राजकुमार को वहाँ क्या बना दिया गया, राजा बना दिया गया और मैसूर के ऊपर सहायक संधि थोप दी गई। यानी कि अब मैसूर राज्य भी जो भारत का सबसे बड़ा क्या था, एक राज्य था इतना बड़ा, ये भी मान लीजिए सहायक संधि में आ गया। यानी अब इनको सेना रखने का इनका अधिकार छीन लिया गया। अंग्रेज इन्हें सैनिक से सुरक्षा मुहैया कराएंगे, यानी ये भी अंग्रेज़ों के एक तरह से अंतर्गत आ गया। दूसरा है मराठे। मराठे भी जो दक्षिण पश्चिमी भारत है उसकी एक महत्वपूर्ण शक्ति थी। 18वीं शताब्दी के आखिर में कंपनी मराठों की ताकत को काबू पाने और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई की हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया था। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया था। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथ में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा यानी सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक राज्य मंडल कन्फेडरेसी के सदस्य थे। यानी इनका पेशवा होता था और पेशवा के अंतर्गत ये अपने एक राज्यमंडल के सदस्य हुआ करते थे और उसी में सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ ये सब होते थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था। अब आपको पता है कि जो मराठे थे, जब शिवाजी के अष्टप्रधान में पेशवा सबसे प्रमुख हुआ करते थे, लेकिन जब शिवाजी और उनके जो वंशज थे वो कमज़ोर हो गए तो पेशवाओं ने ही मराठा साम्राज्य को अपने हाथ में ले लिया और पेशवाई शुरू कर दी। पेशवा यहीं से पेशवाई और मराठों का एक नया प्रशासन शुरू हुआ। और वो पेशवा कहाँ रहता था, पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिक थे। ये मराठा के सबसे प्रसिद्ध योद्धा और राजनीतिक थे, ये आप याद रखिएगा। अब क्या हुआ, एक के बाद कई युद्धों के दौरान कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर किया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया था। पहला मराठा अंग्रेज मराठा युद्ध कब हुआ था, 1782 में, जिसके बाद कौन सी संधि हुई थी, सालभाई की संधि हुई थी और इन दोनों में क्या हुआ, कोई नहीं जीता था। तो अंग्रेज़ों की एक सबसे बड़ी खूबी होती थी बच्चों कि वो जहाँ नहीं जीतते थे वहाँ पे संधि कर लेते थे और जैसे ही उनकी स्थिति सुदृढ़ होती थी वो संधि तोड़ के आक्रमण कर देते थे। तो बहुत चालबाज थे। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 ये कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817-19 में तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया। अब जब मराठा शक्ति खत्म हो गई तो जो उसका प्रमुख होता था, कौन होता था, कन्फेडरेशन का, यानी कि पेशवा। तो पेशवा को क्या किया गया, इसे कहा गया भैया पेंशन ले लो और आप कानपुर से चले जाओ और पेंशन लेके यहीं बिठूर में अपना बैठो। अब विंध्य और दक्षिण के पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। यानी जो मराठाओं का साम्राज्य था वो क्या हो गया, वो अब अंग्रेज़ों के अंतर्गत आ गया और उसके जो राजा थे पेशवा, उनको क्या कर दिया गया, पेंशन दे दी गई। ये हमने पूरा जो कहानी समझी कैसे कंपनी ने अपने राज्य को फैलाया। अब इसका उत्तर ढूंढते हैं। प्रश्न कुछ दिए गए, इनके उत्तर देखते हैं क्या है। बहुत ईजी हैं, आप इन्हें समझ के लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर किस प्रकार कब्जा किया। अब आप इस देखिए सहायक संधि से कैसे कब्जा किया। सहायक संधि से कैसे किया कि जो राजा होते थे जिनको कंपनी हराती थी या जो कमज़ोर होते थे उनसे सहायक संधि करती थी। सहायक संधि करने के बाद राजा अपनी सैनिक रखने की शक्ति खो देता था और फिर कंपनी उनके आंतरिक और बाह्य मामलों में हस्तक्षेप करके उन राज्यों को धीरे धीरे अपने में मिला देती थी। अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थे, इस लड़ाई का क्या परिणाम हुए। क्यों आग बबूला थे, आप देखिए यहाँ पे हमने 3 कारण दिया है। पहला क्या था, कंपनी को काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर रोक, स्थानीय सौदागरों को कंपनी से व्यापार करने पर रोक, फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध और सैनिक आधुनिकीकरण। ये कारण थे जिससे क्या हुआ, कंपनी आग बबूला हो गई। और ये
इस लड़ाई का परिणाम क्या हुआ? लड़ाई का परिणाम यह हुआ कि 1799 में श्रीरंगपट्टम के युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया और वहाँ के वाडियार राजवंश को सत्ता सौंप दी गई और उसे उसके ऊपर सहायक संधि थोप दी गई। मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे? ये संघ किस प्रकार से शासित थे? तो प्रमुख राजवंश ऊपर आप देखिए ये हैं, और ये कैसे शासित थे? ये एक पेशवा के अंतर्गत आने एक राजमंडल के सदस्य थे जिनके द्वारा राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय कार्य होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार से अपने अधीन किया? तो आप देखते हैं किस प्रकार अधीन किया कि जो तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध था, मराठों की ताकत पूरी तरह से कुचल दी गई और मराठा का जो पेशवा था उसको पेंशन दे करके कानपुर भेज दिया गया और विंध्य से स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो बच्चों, ये आज आपकी सोशल स्टडी की वर्कशीट थी। आशा है आपको हमने काफ़ी विस्तार से समझाया है, आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी और इस वीडियो को आप देखिए, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।